हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने पढ़ा था खगोल शास्त्र के अंतर्गत ब्रह्मांड, सौरमंडल और सौरमंडल के सारे ग्रह। तो दोस्तों, आज है हमारा पृथ्वी की गतियां। आज हम जानेंगे पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती है और इनसे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जो पहली गति है परिक्रमण गति है। पहली जो गति है पृथ्वी की हमारी परिक्रमण है। दूसरी गति है परिभ्रमण या घूर्णन गति। ये दो गतियां पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण गति होती है। यही है जो मतलब इसका आधार होती है पृथ्वी की गतियों का। तो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वार्षिक गति, दैनिक गति, ठीक है, विषुव गति। विषुव क्या है, अपसौर उपसौर क्या है। तो दोस्तों, आज हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको, होता है हमारा परिक्रमण गति। मैं आपको परिक्रमण के बारे में बताता हूं। दोस्तों, ये सूर्य है और ये कक्षा है। ये हमारी पृथ्वी है हमारी पृथ्वी ऐसे है, थोड़ी तिरछी है, झुकाव है। और दोस्तों, ये क्या है, ये सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है, नॉर्थ साउथ। ठीक है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी जो एंगल पर है, देखो दो गति मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपने दो शब्द सुने हुए, एक कक्षा और एक अक्ष, अर्थात एक कक्षीय और एक अक्षी। तो दोस्तों, जो कक्षी है, कक्षी कहते किसे हैं, तो दोस्तों ये मतलब धरातल इस समय एक तरीके से पृथ्वी ये जीरो बिंदु पे रखी है, जीरो डिग्री के बिंदु पे ऐसे रखी है पृथ्वी। और इस पृथ्वी से ये करके जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है 66 डिग्री, 66.5 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। तो जो ये कोण बन रहा है, ये 66.5 डिग्री का बन रहा है। और जो ये कोण बन रहा है, ये कक्षीय आधार में बन रहा है। तो दोस्तों, ये जो पृथ्वी की आगे की ओर है, जो ये वाली है, ये कक्षा है, ठीक है। ये आगे की ओर जो कोण बन रहा है, कक्षा में बन रहा है, ठीक है। 66.5 डिग्री क्या बन रहा है, कक्षीय कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कक्षीय कोण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कक्षीय कोण। कितना है, 66.5 डिग्री। और इस कक्षीय कोण के कारण ही पृथ्वी क्या है, जो परिक्रमण करती है, इस कोण के कारण ही जो पृथ्वी परिक्रमण करती है, इस कोण के आधार पर ही जो परिक्रमण होता है, या सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण गति को ही पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। और वार्षिक गति, इसमें टाइम कितना लगता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें टाइम लगता है 365 दिन 5 घंटे आपका 48 मिनट और 46 सेकंड के आसपास। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड लगता है इसमें जो टाइम लगता है। तो टोटल ही लगभग ये आ जाता है हमारा 365 दिन 6 घंटे के आसपास का टाइम, ठीक है दोस्तों। तो जो परिक्रमण गति है पृथ्वी की, उस गति को पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे के आसपास का समय लगता है। और दोस्तों, 4 साल के बाद, आपने सुना होगा, रीजनिंग क्वेश्चन करते होंगे, एक अधिवर्ष लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। 4 साल के बाद जब ये जो 6 घंटे हैं, इसमें क्या है, इसमें
48 मिनट 46 सेकंड और 5 घंटे के बाद इसमें मतलब कहीं कुछ कमी आ रही है। मतलब इस 6 घंटे के मतलब 365, हम एक साल में कितने दिन जोड़ते हैं 365, लेकिन ये 6 घंटे एक्स्ट्रा है, अब इसकी भी तो भरपाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 365 दिन ये है और 6 घंटे ये एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, तो 4 वर्ष में इन 6 घंटे का हम एक दिन इंक्लूड कर देते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, तो चौथे वर्ष हमारे जो दिन होते हैं वो 366 हो जाती है। यानी कि फरवरी के महीने में 29 फरवरी आपने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 29 फरवरी को हम एक दिन बढ़ा देते हैं, जबकि फरवरी पूरे 3 वर्ष लगातार 28 दिन की होती है। जो एक दिन का जो अंतर आता है, एक दिन का जो मतलब बढ़ जाता है, वो होता है लीप वर्ष में। वो किस कारण होता है कि परिक्रमण गति में 6 घंटे ज्यादा होते हैं। ठीक है, उस 6 घंटे को मैनेज करने के लिए, औसत अनुपात करने के लिए उसको 366 दिन अर्थात लीप वर्ष में बदल दिया जाता है, अधिवर्ष में बदल दिया जाता है सामान्य वर्ष की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये है हमारा, मैंने बोला आपको 3 पॉइंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और जितने समय में करती है उतने समय को पृथ्वी का परिक्रमण समय कहते हैं, अर्थात इस समय को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ष के आसपास का समय लेती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक वर्ष के आसपास का समय लेती है। इसमें से मैंने आपको बताया अधिवर्ष होने का कारण। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है कि जो परिक्रमण गति है, वार्षिक गति इसको कहते हैं। अब ये जो वार्षिक गति होती है, इसमें एक फैक्ट और बनता है परिक्रमण के कारण ही, कि हमारे जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो जैसे शरद ऋतु आती है, उसके बाद मतलब जैसे ठंडी, गर्मी, वर्षा, ये जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बिंदु है ये कि परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, कि परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया कि जो ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों के कारण होता है। तो दोस्तों ये आंसर ठीक होगा, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन बराबर हो रहा है और घूर्णन के साथ जब वो सूर्य की परिक्रमा भी करती है तो क्या होता है ना, ऋतु परिवर्तन होता है। दोनों कारणों से होता है। अगर वो अधिकांशतः सिंगल कारण भी दे देगा आपको कि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है, तो सिंगल भी दे देगा। अगर आपको ऑप्शन में दोनों साथ मिले तो दोनों को टिक लगाना, अगर ऑप्शन में दोनों में से एक मिले तो इसे या इसे ही टिक लगाना, क्योंकि वो मतलब है, लेकिन वो ए और प्लस बी करके दोनों में है। ठीक है, कि घूर्णन भी होता है इसका रीजन। अब आते हैं परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम परिभ्रमण। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये सूर्य है और ये अक्ष है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये 0 डिग्री। तो दोस्तों ये जो अंतर आएगा, ठीक है, हम ये आपको बता रहे हैं परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण गति कि जो ये अंतर आएगा, ये ना, ये जो आएगा ये 23.5 डिग्री का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कोण बनेगा ये 23.5 डिग्री का होगा। तो दोस्तों इस बिंदु पर पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष मतलब अक्षी, कक्ष मतलब कक्षी, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव ले रही है। आप देख सकते हो, है ना, ये देख रहे हो ना कितनी है, ये वाली, ये जो इस तरीके का गैप आ रहा है,
इस तरीके का कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये कोण जो बन रहा है ये 23.5 डिग्री का बन रहा है। इस कोण को ही पृथ्वी का क्या कहेंगे, अक्ष माना जाता है। इस अपने अक्ष पर इस कोण को बनाती है, इसे ही कहते हैं परिभ्रमण। अर्थात अपने ही बिंदु पे, अपने ही, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऐसे अपने ही अक्ष पर अपने पैरों के आधार पर मैं एक ही जगह ऐसे घूमता रहूं, तो ये क्या होगा, मेरा घूर्णन होगा। पृथ्वी की ये काल्पनिक गति होती है, ठीक है। इसे परिभ्रमण गति को बोलते हैं, पृथ्वी की काल्पनिक गति। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं पृथ्वी की काल्पनिक गति। अब इसी को पृथ्वी की दैनिक गति बोलेंगे, पृथ्वी की दैनिक गति। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी को परिभ्रमण करने में 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड के आसपास का समय लगता है। ठीक है, लगभग 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो जो 23 घंटे 56 मिनट और ये आपका 4 सेकंड का जो टाइम ले रही है पृथ्वी, ये पृथ्वी की दैनिक गति है। और दैनिक गति होने का कारण क्या है? दैनिक गति होने का कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव में है, ऐसे झुकाव में है। यही कारण है कि पृथ्वी की दैनिक गति होती है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी को परिभ्रमण गति कहते हैं, इसी को पृथ्वी की काल्पनिक गति कहते हैं, इसी को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी घटना होती है, दिन और रात का होना। पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण और काल्पनिक गति के कारण, घूर्णन, परिभ्रमण और काल्पनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात होता है। अब पृथ्वी पर परिभ्रमण जो गति है, परिभ्रमण के, मैं इसको मिटा देता हूं कि परिभ्रमण गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण, घूर्णन के कारण क्या क्या होता है। अब देखो, रात दिन का होना, रात दिन होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परिभ्रमण के कारण रात दिन के बाद मौसम की जो हवाएं होती है, हवाओं और धाराओं में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, जो हवाएं चलती है, जो धाराएं चलती बहती रहती है, आपने देखा होगा कि अभी उस साइड की हवा चल रही थी, अभी इसकी चलने लगी, पूर्वा पछवा इस तरीके की है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परिभ्रमण के कारण होता है। इसके बाद पृथ्वी पर ज्वारीय तरंगों का निर्माण होता है, जिसे आप ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वार भाटा जो आता है वो भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही आता है। उसमें रीजन क्या होता है? उसमें ज्वारीय तरंगों का निर्माण होता है, कुछ ज्वारीय तरंगों का उसमें वो होता है संयोग, कुछ अन्य चीजों का, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। उसके बाद एक चौथा पॉइंट और है जो हमारे परिभ्रमण या पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर पृथ्वी पर कोरोलिस बल देखने को मिलता है, कोरोलिस बल देखने को मिलता है पृथ्वी पर। तो उसका कारण भी क्या है? उसका कारण भी
घूर्णन गति है। ठीक है दोस्तों, जब भूमध्य रेखा पर, मैं आपको बता देता हूँ कोरियोलिस बल नॉर्मल कहते किसे हैं, कि अब मैं आपको बता दूं कि परिभ्रमण या घूर्णन के कारण दिन रात होता है, मौसम में हवाओं धाराओं में परिवर्तन होता है, ज्वारीय तरंगों का निर्माण होता है, पृथ्वी पर कोरियोलिस बल का देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल जो होता है वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लगभग 6 डिग्री के आसपास, 6 या 10 डिग्री के आसपास जो ये होता है क्षेत्र, ये बहुत गर्म होता है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे सूर्य की किरणें पूरी पड़ती है, पूरी मात्रा में पड़ती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है आपने देखा होगा कि ये भूमध्य जो रेखा के आसपास का क्षेत्र है, ये थोड़ा गर्म होता है, और गर्म होने के कारण यहाँ पे यहाँ से जो गैसें उठती है, जो मतलब भाप बन के पानी उठता है, ठीक है, यहाँ से हवा मतलब गर्म होके उड़ती रहती है, तो यही क्षेत्र है जिसके कारण से यहाँ पे जब हवा गर्म होके उड़ती है तो उन हवाओं का जो प्रेशर है, उन हवाओं का जो प्रेशर है उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो ये जो हवाओं की जो गति उत्तरी गोलार्ध में इधर को आके मुड़ जाती है, घड़ी के समान मुड़ जाती है, क्लॉकवाइज मुड़ जाती है, और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। तो यही जो है, यही कोरियोलिस बल है, यही है कोरियोलिस बल। ठीक है दोस्तों, कोरियोलिस बल जो है वो यही है, और इसको हम विस्तार से बाद में समझेंगे। अब आता है हमारा दोस्तों, मैंने आपको वार्षिक गति बताई, आपको दैनिक गति बताई, आपका परिक्रमण गति हो गया, सूर्य की परिक्रमा करते हैं 66.5 डिग्री कक्ष पर, और आपका परिभ्रमण गति हो गया 23.5 डिग्री के, ये किस पर होता है, अपने अक्ष पर होता है। वार्षिक गति हो गई 365 दिन, दैनिक गति हो गई 24 घंटे। अब आता है आपका अपसौर। तो दोस्तों, अपसौर कहते किससे हैं और उपसौर कहते हैं किसे हैं? दोस्तों, ये सूर्य है, पृथ्वी की एक औसत दूरी है सूर्य से, नॉर्थ साउथ। ये जो औसत दूरी है, ये औसत दूरी जो है वो है 14 करोड़ 97,95,900 किलोमीटर। ये क्या है, औसत दूरी, औसत दूरी है। तो औसत दूरी लगभग ये, इसको मान लेते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, औसत दूरी है, लेकिन सूर्य से जब यही दूरी अधिकतम होती है, सूर्य से पृथ्वी की जब यही दूरी अधिकतम होती है, तो इस घटना को बोलते हैं अपसौर। ठीक है दोस्तों, तो इस घटना को अपसौर बोलते हैं। और जब यही दूरी निकटतम होती है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम या कम होती है, तो घटना घटती है आपके उपसौर की। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो एक स्थान उसका सूर्य से बहुत दूरी पर होता है। तो जब सूर्य से दूर होती है पृथ्वी, तो उसकी गति कम हो जाती है, जो परिक्रमण गति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो जो अधिकतम दूरी होती है, लगभग यहाँ पे जो सूर्य से अधिकतम दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, और जो इसकी सबसे कम दूरी है वो लगभग 1470 करोड़ के किलोमीटर के आसपास की, 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जोड़कर एक औसत दूरी निकाली, जिसको बोलते हैं 1400 करोड़
14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों जो ये अधिकतम दूरी होती है इसे अपसोर कहते हैं, और अपसोर की जो घटना है वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, वो होती है 4 जुलाई को, और उपसोर की जो घटना होती है वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तिथियां हैं बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। अपसोर उपसोर होता कब है, दूरी के जब दूर होता है सूरज से या पृथ्वी दूर होती है तब होता है, या जब न्यूनतम होती है तब होता है। तो दोस्तों अपसोर उपसोर के बाद आता है हमारा विषुव घटना। ठीक है, विषुव घटना के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ पृथ्वी बना के, थोड़ा सही सा अच्छा लगेगा आपको, ऐसे ही मैं अच्छी सी पृथ्वी बनाता हूँ। ये है 0 डिग्री, इसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। और ये है हमारा 23.5 डिग्री, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा भारत से गुजरती है? इसे बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री से ये है हमारा 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 0 डिग्री से जो ऊपर का होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो 0 डिग्री से दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आती है एक घटना जिस समय पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात की जो समय अवधि होती है वो 12-12 घंटे की होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आता है पहला हमारा कि पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं? तो आंसर आता है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, तो दोस्तों दिन रात जो बराबर होते हैं वो होते हैं यहां पे विषुवत रेखा पर दिन रात का बराबर होना। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा पर दिन रात का बराबर होना। अब ये कारण क्या है इसका? दोस्तों जब विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं बताता हूं आपको। ये सूर्य है हमारा, जब सूर्य की किरणें सीधे 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर पड़ने लगती है, जब सूर्य की किरणें, यहां देख सकते हैं, जब सूर्य की किरणें सीधे 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर पड़ने लगती है तो दिन रात का बराबर होना तय है। दिन रात बराबर अवधि के होने लगते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दिन रात बराबर अवधि के होने लगते हैं, इसे कहते हैं विषुव घटना। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम विषुव घटना। विषुव घटना, विषुव घटना, इसमें क्या होता है? दिन रात का बराबर होना। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं दिन रात का बराबर होना। लेकिन विषुव घटना भी 2 प्रकार की होती है। अब विषुव घटना भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बसंत विषुव और एक होती है शरद विषुव। ठीक है दोस्तों, एक होती है बसंत विषुव, एक होती है शरद विषुव। दोस्तों जो बसंत विषुव होती है वो होती है हमारी 21 मार्च, और जो हमारी शरद विषुव होती है वो होती है हमारी 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विषुव घटना का आपको पता लग गया कि जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर पड़ती है
तो क्या होता है, दिन रात का बराबर होता है। इस घटना को विषुव घटना कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, बसंत विषुव और शरद विषुव। तो बसंत विषुव कब होती है? बसंत विषुव होती है 21 मार्च में, और शरद विषुव होती है 23 सितंबर अर्थात ठंड के दिन में, ठीक है। और 21 मार्च में क्या, गर्मी के टाइम में, ठीक है। तो ये जो दो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पर इस दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी दे सकता है, विषुव घटना, बसंत विषुव या शरद विषुव, ये जो तारीखें हैं 21 मार्च 23 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसोर उपसोर की मैंने बताया आपको तारीखें, अब इसकी बताया। अब आता है हमारे पास कर्क संक्रांति, ठीक है दोस्तों। अब कर्क संक्रांति क्या होगी? कर्क संक्रांति देख लीजिए आप कि जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाती है, ठीक है दोस्तों। जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ये पड़ रही है ना यहाँ पे, जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। और दोस्तों इस कर्क संक्रांति को क्या होता है, 21 जून पड़ती है, ठीक है। इसे बोलते हैं कर्क संक्रांति। इस कर्क संक्रांति को क्या होता है, 21 जून होती है। और 21 जून में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, यानी कि कर्क संक्रांति 21 जून को होती है और सबसे बड़ा दिन, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो कर्क संक्रांति को होगा, और कर्क संक्रांति होगी वो 21 जून को पड़ती है, ठीक है दोस्तों, 21 जून को। लेकिन 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति पर, मकर संक्रांति पर नहीं, जिस दिन कर्क संक्रांति होगी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, तो उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट होगा, जैसे कर्क संक्रांति 21 जून को सबसे बड़ा दिन है, और कर्क संक्रांति 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात होगी, मतलब बहुत छोटी रात होगी, ठीक है दोस्तों, मतलब बड़ी रात होगी, सॉरी। कर्क संक्रांति 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। वही इसके अपोजिट आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि कर्क संक्रांति 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मकर रेखा। तो दोस्तों जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में गिरती है, जब सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में गिरती है तो क्या होता है, मकर संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति जो होती है ये होती है आपकी 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, ठीक है दोस्तों। 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का पर्पज यही था कि आपको परिभ्रमण, परिक्रमण, वार्षिक गति, दैनिक गति मैंने आपको बताया, अपसोर उपसोर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने विषुव घटना के बारे में बताया, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं बीच आपको कुछ ऐसी तारीखें याद दिलाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी वगैरह में और मतलब स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।